Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel CompTudes. This is tutorial number 24 of Income Tax और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं Exempted Incomes in case of Institutions. ओके इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली एग्जाम्प्टेड इनकम होता क्या है और एग्जाम्प्टेड इनकम्स को 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन सी है कि एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर ऑल एसएससीज, exempted incomes for employees and exempted incomes for institutions. Okay, so exempted incomes for all the assessees and for all the employees ये हम previous lectures में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपका इनमें से कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो आप प्लीज़ मेक श्योर इन सारे लेक्चर्स को, इन सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। अब हम समझेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के केस में कौन कौन सी ऐसी इनकम्स होती हैं जो एग्जाम्प्ट होती हैं। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जो टैक्स के दायरे से बाहर रखी गई है। फाइन, तो अब हम इसे समझते हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो नंबर 1 एग्जाम्प्टेड इनकम है इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। अब लोकल अथॉरिटी कौन होती है, ये लोकल अथॉरिटी क्या होती है? जो भी आपके पंचायत होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं या जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं या फिर जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, ये सारे आपके लोकल अथॉरिटीज होती हैं। फाइन, लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी कौन कौन होता है? जो भी आपके पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या लोकल कमेटीज या म्यूनिसिपल कमेटीज या म्यूनिसिपैलिटीज या जो भी आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, इनकी जो इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। मींस इनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इनकी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखी गई है। फाइन, अब बात आती है कि लोकल अथॉरिटी की कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है। अब ऐसे तो बहुत सारी इनकम्स होती है, हमने डिस्कस किया था ना कि मेजरली देयर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, यानी 5 सोर्सेज होते हैं इनकम के। वो कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर? अब लोकल अथॉरिटी की कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो एग्जाम्प्ट होती हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिससे टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो वो है जो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है या जो कैपिटल गेन से या जो अदर सोर्सेज से लोकल अथॉरिटी को जो भी इनकम आएगी वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। तो जो लोकल अथॉरिटी है उनकी जो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी या कैपिटल गेन से आएगी या फिर अदर सोर्सेज से आएगी या फिर अगर वो कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अपने एरिया के अंदर, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं और उनके बदले उनको जो भी इनकम रिसीव होगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा। एंड सेकेंड, वो जो भी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं अपने जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपने एरिया में जो भी वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं, उन सर्विसेज के बदले में उन्हें जो भी इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। फाइन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। फाइन, अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्प्टेड इनकम फॉर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 21। अब वो सारे रिसर्च एसोसिएशंस which are approved by the government of India under section 35 subsection 1 part 2 और under section 35 subsection 1 part 3, इन रिसर्च एसोसिएशन से जो रिसर्च एसोसिएशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव है और वो कौन से सेक्शन में अप्रूव है? अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पार्ट 2 और अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पार्ट 3 जो यहाँ पर अप्रूव होंगे। तो इन रिसर्च एसोसिएशंस को जो भी इनकम रिसीव होगा रिसर्च करने से वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा।
ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशन क्या है कि रिसर्च एसोसिएशन के केस में आपको एग्जाम्शन तब मिलेगा, यानी इंस्टीट्यूशंस को एग्जाम्शन तब रिसीव होगा जब वहाँ पर वो साइंटिफिक रिसर्च करेंगे या फिर कोई सोशल साइंस रिसर्च करेंगे या फिर कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च प्रोवाइड करेंगे रिसर्च एसोसिएशन, तो वो जो इनकम होगी इंस्टीट्यूशन की वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। क्लियर? तो इसमें 2 पॉइंट्स आपने ध्यान रखनी है कि रिसर्च एसोसिएशन की इनकम तब एग्जाम्प्ट होगी जब वो रिसर्च एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव होगा, और वो कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पार्ट 2 और अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 पार्ट 3। ठीक है, एंड सेकेंड कि ये जो रिसर्च एसोसिएशन को एग्जाम्शन तब मिलता है जब यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या फिर सोशल साइंस रिसर्च किए जाते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च होते हैं, तब इनको जो भी इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। क्लियर? देन थर्ड एग्जाम्प्टेड इनकम आती है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दैट इज इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 22B। अब जो भी नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज होते हैं जो इंडिया में सेटअप करे गए हैं और जिनका पर्पस है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, ठीक है, वो सारे नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज जो कि इंडिया में सेटअप है और जिनका मेन पर्पस क्या है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, यानी कि न्यूज को कलेक्ट करना और जनरल पब्लिक तक उन न्यूज को पहुंचाना उनका मेन पर्पस होगा न्यूज एजेंसीज का। तो इन्हें जो भी इनकम रिसीव होगी वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, अब न्यूज एजेंसीज को भी एग्जाम्पशन तब मिलते हैं जब ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, और वो 2 कंडीशंस क्या होती है कि जो भी न्यूज एजेंसीज को कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज से जो भी इनकम रिसीव होता है, अगर वो इस इनकम को न्यूज कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने में ही स्पेंड करेंगे तब उनको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि इस इनकम को वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रादर वो इस इनकम को किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। ठीक है, सो आपने 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो भी नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज हैं जो इंडिया में सेटअप है और जिनका मेन पर्पस क्या है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, तो इस इंस्टीट्यूशन को, इस न्यूज एजेंसी को न्यूज को कलेक्ट करने से, न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन इसमें क्या बेसिक कंडीशन है कि एग्जाम्पशन कब अवेलेबल होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी न्यूज एजेंसी है उसको जो भी इनकम रिसीव होगा वो उस इनकम को न्यूज को कलेक्ट करने और न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने में स्पेंड करेंगे। ठीक है, और सेकंड जो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से उनको जो भी इनकम रिसीव होगा वो उसे अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रादर उसको अपने न्यूज एजेंसी के एक्सपेंसेस यानी जो भी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा लग रहा है वो उसको उसी पे ही स्पेंड करेंगे, तब जाकर उनको एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि हर एक केस में कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, तो पेपर में आपने सारी कंडीशंस लिख कर आनी। देखो बुक अगर देखोगे ना तो बुक में हर एक के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चाहे आप असेसिस के देख लो, चाहे आप एम्प्लॉयज के केस में देखो, चाहे आप इंस्टीट्यूशन के केस में देखो, हर एक के केस में ना 30+ पॉइंट्स हैं। तो 30+ पॉइंट्स तो आप वैसे भी नहीं रिटेन कर पाओगे, पेपर में तो लिख भी नहीं पाओगे और इतना आपको लिखना भी नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि हर एक केस के 10 to 12 पॉइंट्स जो आपको इजिली लर्न हो जाते हैं वो आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेने हैं और उन सब की बेसिक कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है कि इनके केस में एग्जाम्पशंस जो वो कब अवेलेबल होता है, तभी यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वही मेन पॉइंट है इसमें। ठीक है, कि एग्जाम्पशन किस केस में अवेलेबल होता है, किस केस में नहीं। फाइन, अब आते हैं हम अपने 4th एग्जाम्प्टेड इनकम में, दैट इज इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A। अब इंडिया में जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस एस्टेब्लिश करे गए हैं जिनका मेन पर्पस क्या है, सुपरविजन करना, रेगुलेट करना या एनकरेज करना, किसको, प्रोफेशंस को। कौन कौन से प्रोफेशंस को, जैसे जो आपका प्रोफेशन ऑफ लॉ है, प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर, तो ये जो सारे प्रोफेशंस को ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशंस को प्रमोट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, वो सारे प्रोफेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई है। तो इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो भी इनकम रिसीव होता है, अगेन वो क्या होता है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स।
फाइन। बट इस केस में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या होती है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी इस इनकम को अप्लाई करे, अपने इस इनकम को यूज करे सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि वो प्रोफेशन को रेगुलेट करे, प्रोफेशन को एनकरेज करे और प्रोफेशन को सुपरवाइज करे, ठीक है। और सेकंड इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्लॉजेस बनाए गए हैं उन क्लॉजेस के थ्रू जो आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अप्रूव होने चाहिए। अगर वो अप्रूव होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हें एग्जाम्पशन मिलेगा, अगर अप्रूव नहीं होगा तो उन्हें एग्जाम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन इंडिया में इस्टेब्लिश है, जिनका मेन पर्पस क्या है कि प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, प्रोफेशंस को सुपरवाइज करना, प्रोफेशन को एनकरेज करना। कौन कौन से प्रोफेशन को? जैसे जो आपका प्रोफेशन ऑफ लॉ है, प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन है, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी है, प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर है, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर है, और भी जो सारे प्रोफेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है या नोटिफाई है उन सारे प्रोफेशंस को एनकरेज करना, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इनकम रिसीव होगा दैट इज अगेन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, फाइन। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्प्टेड इनकम आती है दैट इज इनकम ऑफ रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA। जो भी इनकम डिराइव्ड होती है रेजिमेंटल फंड से या फिर नॉन पब्लिक फंड से जो इस्टेब्लिश किए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस यूनियन के द्वारा, और ये क्यों किए गए हैं इस्टेब्लिश? बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है। इनके पास्ट और प्रेजेंट मेंबर्स उनकी वेलफेयर के लिए और जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ से भी इस फंड से यानी नॉन पब्लिक फंड से या रेजिमेंटल फंड से जो भी इनकम रिसीव होगा जो भी आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं तो वो भी अगेन क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन दैट इज इनकम ऑफ फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज और देयर डिपेंडेंट्स, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो जो जिनको भी इन फंड से इनकम रिसीव होता है अगेन वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन पर्पस है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जो सोसाइटीज बनाई जाती हैं या जो भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं या जो भी एसोसिएशंस बनाए जाते हैं बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए और इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो इन एसोसिएशंस को, इन इंस्टीट्यूशंस को जो भी इस इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश या प्रमोट करने से जो भी इनकम रिसीव होगा अगेन वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है 8th दैट इज इनकम ऑफ सार्क फंड दैट इज SAARC। अब SAARC जिसको हम सार्क भी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक एसोसिएशन है दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉडी है 8 कंट्रीज की, ठीक है। ध्यान रखना आपने जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ना तो उसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इवन कि अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं टीचिंग के लिए या आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, बैंकिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो आपने ध्यान रखना है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉडी है बेसिकली 8 कंट्रीज की, ठीक है। 8 कंट्रीज की विच इज मेनली लोकेटेड इन साउथ एशिया। आपको नेम से क्लियर हो रहा है साउथ एशियन, तो मेनली कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ एशिया में। और इंडिया भी जो है वो इस एसोसिएशन का मेंबर है। आपने ध्यान रखना है 8 कंट्रीज में से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो इस एसोसिएशन की मेंबर है। जो सार्क है इसका जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में, ठीक है। सो एक छोटे से पॉइंट से मैंने आपको 2-3 ऐसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो आपको आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है कि सार्क जो है वो एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक बॉडी है 8 कंट्रीज की जो कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ एशिया में, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो जो भी सार्क फंड से आपको जो भी इनकम आती है
फॉर रीजनल प्रोजेक्ट्स, किसके लिए? रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए, विच इज सेट अप बाय द कोलंबो प्लान डिक्लेरेशन। तो यहाँ से आपको जो भी इनकम रिसीव होगा इनके रीजनल प्रोजेक्ट से वो क्या होगा? अगेन एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। अब कुछ ऐसे स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स होते हैं कि जिन फंड से आपको इनकम रिसीव होती है वो क्या होती है? एग्जम्प्टेड होती है। अब वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, या फिर PM केयर्स फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जो स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स होते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको मेन यहाँ पर 4 ही मेंशन करे हैं, बट अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको बहुत सारे चैरिटेबल फंड्स के बारे में बताया होगा जो यहाँ पर आपको, जिनसे आपको इनकम रिसीव होता है वो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, सो मेन आपने 4 ध्यान रखने, वो कौन कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, या फिर PM केयर्स फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड और नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ठीक है, सो इनसे आपको जो भी इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा? नॉन टैक्सेबल, यानी कि एग्जम्प्टेड। इसमें से आपको जो भी इनकम मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट एग्जम्प्टेड इनकम आती है दैट इज इनकम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23BBE। देखो, इसको हम वैसे जनरली बोलते हैं IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक ऐसी बॉडी जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो यहाँ से भी जो भी इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा? एग्जम्प्ट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जम्प्टेड इनकम्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको सिर्फ मेन 10 एग्जम्प्टेड इनकम्स के बारे में बताया है, बट अगर आप बुक देखेंगे ना तो बुक में आपको अराउंड 45 एग्जम्प्टेड इनकम्स आपको दे रखी हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इतनी सारी आपने नहीं करनी, क्योंकि आपको पेपर में इतनी सारी आनी भी नहीं है, और इतनी सारी आप ना ही तो याद कर सकते हो, ना इतने सारा पेपर में लिख कर आओगे। तो इसलिए मैंने हर एक के केस में आपको 10 या 12 के अराउंड आपको इनकम सभी केसेस में करवाई है, ताकि आपको वो रिटेन होना भी ईजी हो जाए और आपके लिए एक ब्रीफ रहे कि आपको पेपर में कैसे और किस तरीके से प्रेजेंट कर आना और कैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्जम्प्टेड इनकम्स। आई होप इस चैप्टर में हमने जितना भी डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक और एनी ऑफ द लेक्चर, यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नोट्स के बारे में पूछ रहे थे, मुझे ईमेल भी आता रहता है कि नोट्स हमें शेयर कर दो। तो मैंने नोट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उस लिंक को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी तक अपलोड कर दिए, यानी चैप्टर 4 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 4 तक के नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग नोट्स या रिगार्डिंग यूट्यूब लेक्चर्स या रिगार्डिंग वेबसाइट, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का जो यूज़र आईडी है वो है _comtudes। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप मुझे इजीली वहाँ पर फाइंड कर पाए। ठीक है, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हो वो इजीली रिजॉल्व हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लास्ट में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. Also do hit the like button and do share this channel and these tutorials with your friends and your classmates too, ताकि सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो चैनल है वो हेल्पफुल रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक care, have a great day ahead.